नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। अरविंद केजरीवाल ने पूर्ण राज्यों और अनाधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर केंद्र से मांगा सहयोग। शपथ ग्रहण में लोगों को खुला निमंत्रण। बिहार के नीतीश कुमार समर्थक विधायक पहुंचे राष्ट्रपति भवन। पटना हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर लगाई रोक। झारखंड विकास मोर्चे में फूट, 6 विधायक बीजेपी में। अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया अनैतिक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संविधान पालन पर जोर। राज्यपालों को शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की नसीहत। यूक्रेन में गहराया संकट। पिछले 24 घंटे में 19 सैनिक समेत 45 लोगों की मौत। बातचीत से हल निकालने की कोशिशें तेज। शुरुआत पहली खबर से। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के अगले ही दिन अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के संयोजक और भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जे देने के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में सरकार गठन से पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बुधवार की सुबह अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की और बाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इस दौरान अनाधिकृत कॉलोनियों, स्कूलों, अस्पतालों से लेकर दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में रहेगी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है। निश्चित तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पे एकमत रही हैं, तो अब से बढ़िया मौका नहीं होगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में वो सहयोग करें। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्रियों को 14 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भी दिया। केंद्र सरकार ने भी अरविंद केजरीवाल को पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। I said we will be working together in the larger interest of the state. I told them that my cooperation depends on your operation. If you perform well, and then if the requests are as per the norms that are available, I will be definitely extending support. There is no question of any political consideration whatsoever. गुरुवार को उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। दरअसल पार्टी को अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए केंद्र सरकार के साथ की दरकार होगी और यही वजह है कि पार्टी अपनी मुस्तैदी का संदेश जनता को देना चाहती है। अभी नई सरकार ने शपथ भी नहीं ली और महज दावा पेश करने के अगले ही दिन केजरीवाल अपने काम में जुट गए हैं। ये तेजी जनता के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इनके लिए बन गई है। आखिर जनता की दी हुई 67 सीटों की जिम्मेदारी जो पूरी करनी है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो फिलहाल हमारे साथ मनोज कुमार मिश्रा मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं जनसत्ता अखबार के, और साथ ही हमारे संवाददाता रविंद्र शेरोन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हम जो ताज़ा जानकारी है वो रविंद्र शेरोन से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आकलन भी कर लेते हैं इस पूरी स्थिति का। मनोज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरह की जल्दबाजी फिलहाल नजर आ रही है, क्या वाकई साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 90% से ऊपर जब मैंडेट मिलता है तो फौरन काम करना शुरू हो जाना भी अहम हो जाता है? जी, असल में अरविंद केजरीवाल जी को भी ये दिख रहा होगा कि जिस तरह का जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला और उसके 8-9 महीने बाद जब दिल्ली के चुनाव हुए तो भाजपा की बुरी गत हो गई। तो कहीं न कहीं इसमें लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि केंद्र सरकार के कामकाज या अपेक्षाएं बहुत जल्दी पूरी नहीं हुई, या लोगों को ये लगने लगा कि देरी हो रही है। जी हाँ मनोज जी, हम ये आकलन जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जो है वो फिलहाल संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। जी जी, वो उन्होंने गिफ्ट की हैं और उम्मीद ये थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस उनकी अपनी किताब है। और बस इस मीटिंग में कोई विशेष एजेंडा नहीं था उनसे बातचीत के लिए, हम उनसे कर्टसी कॉल के लिए आए थे। थैंक यू। हाँ, वो ब्रीफली मिले थे वहाँ पे। थैंक यू।
मनीष सिसोदिया फिलहाल बता रहे हैं कि कर्टसी कॉल के लिए वहां पर गए थे, कोई खास एजेंडा लेकर नहीं गए और राष्ट्रपति ने कुछ किताबें अपनी लिखी हुई भेंट की हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पर मिलने गए थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रपति भवन में। और फिलहाल हमारे साथ मनोज कुमार मिश्रा लगातार मौजूद हैं। मनोज जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं वही कह रहा था कि इतने बड़े जनादेश मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को भी ये लग रहा होगा कि अगर हमने जल्दी जल्दी अपने काम शुरू नहीं किए तो ये जनता की फिर से नाराजगी न झेलनी पड़े। दूसरा, जिस तरह का चुनाव प्रचार आखिर में कटुता में बदल गया था, निजी आरोप प्रत्यारोप में, उसमें भी ये कहीं खतरा लग रहा हो कि कहीं और संबंध खराब न हो जाए। और दिल्ली की स्थिति हम सबको पता है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही है वैधानिक रूप से, और काफी कुछ दिल्ली का केंद्र पर निर्भर है। तो इसलिए केंद्र सरकार के बिना, केंद्र सरकार के कम से कम 2 विभाग सीधे, गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के बिना दिल्ली में कोई नए काम नहीं किए जा सकते। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सलाहकार या उनके सहयोगियों को ये लग रहा होगा कि शुरुआत में सबसे पहले कर्टसी। जी मनोज जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। वो ये कि 1 साल के भीतर ही, बल्कि हम कहें कि 9 महीने के भीतर ही हमने 2 ऐसी पार्टियां देखी हैं फिलहाल जो कि उम्मीदों का आसमान लिए आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी को हम कहें केंद्र में जिस तरह का मैंडेट उन्हें मिला और जिस तरह से वो उम्मीदों की पूरी अपनी गाड़ी खींचते हुए यहाँ आए हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी को उससे कहीं बड़ा मैंडेट मिला। क्योंकि शायद हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 31% वोट जो है वो बीजेपी को मिले, एनडीए को मिले, और फिलहाल 54% वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिले। हालांकि राज्य छोटा है, लेकिन इस इलेक्शन का जो सिंबलिज्म था अपने आप में, वो बहुत बड़ा संकेत जो था वो काफी बड़ा था। तो इन दोनों पार्टियों के साथ में किस तरह से काम करने के तो तरीका है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? कैसी रणनीति होनी चाहिए? 2 एक दूसरे के बिल्कुल धुर विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने पर मजबूर होंगी। मजबूर होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब मुझे लग रहा है केंद्र सरकार अभी तुरंत कटघरे में खड़ा कर दी जाएगी ऐसा कठिन होगा। अभी पहले पहल और जरूरी है दिल्ली सरकार की ओर से होना। जिस तरह से आपने ये कहा कि दोनों को भारी मैंडेट मिला, और कहीं ना कहीं हम सबने देखा कि मई 2014 के मैंडेट के बाद जिस तरह से लोगों को ये था कि अब कहीं भी चुनाव हो रहा है वहां भाजपा जीत रही है, लेकिन दिल्ली में अपेक्षित रिजल्ट ना आने से बड़ा एक झटका लगा है भाजपा के लोगों को। तो मुझे लग रहा है ये सीधे खुलेआम तो दिल्ली सरकार को का विरोध और दिल्ली सरकार के असहयोग की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये अंदर खाने या जो भी एक अंदर टीस तो होगी ही कि आउटराइटली जाके सपोर्ट करें और इनकी वाहवाही कराएं। ये भी एक कठिन सवाल होगा। इस पे आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि शायद अगर पूर्ण राज्य दर्जे देने की बात है तो ये नहीं चाहेगी बीजेपी के फौरन थाली में परोस कर दे दिया जाए और आम आदमी पार्टी की जो चुनावी कामयाबी है उसको और बड़ा बना दिया जाए। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी हमारे साथ ऑनलाइन बने रहिए, आप लाइन पे बने रहिए, लेकिन फिलहाल रविंद्र शेरोन का भी रुख कर लेते हैं, कुछ जमीनी जो है जानकारियां ले लेते हैं। रविंद्र शेरोन, ये बताइए कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भी क्या कार्यक्रम है? राष्ट्रपति से मिलकर अभी मनीष सिसोदिया भी संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। देखिए आरफ, आज का जो कार्यक्रम है राष्ट्रपति भवन तक ही सीमित था। आम आदमी पार्टी का ये अंतिम उनका अधिकृत कार्यक्रम था। इसके पहले दिन में जैसा कि आपको जानकारी है कि राजनाथ सिंह जी जो कि गृह मंत्री से उनसे मुलाकात हुई और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वेंकैया जी, उनके साथ भी आज मुलाकात की है आम आदमी पार्टी ने। संदेश साफ है कि जो 67 सीटों के साथ वो लोग चुन करके आए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इस बार मुद्दा उन लोगों का रहा था कि सुरक्षा का मुद्दा जाहिर तौर पे सीधे तौर पे जुड़ता है होम मिनिस्ट्री के साथ, और उन्होंने वहां पे डिमांड की कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा यहां पे इसलिए जरूरी हो जाता है कि 2013 का जो विधानसभा चुनाव लड़ा गया था उसमें बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था। हालांकि इस बार 2015 में जो चुनाव विधानसभा का लड़ा उसमें बीजेपी मैनिफेस्टो के साथ नहीं है और विजन डॉक्यूमेंट में हालांकि इसका जिक्र नहीं था, लेकिन 2003 में लोकसभा में भी एक बार इस प्रस्ताव को पेश किया जा चुका है कि किस तरीके से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा केजरीवाल दिला पाते हैं तो इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पुलिस जो है वो इनके कंट्रोल में आ जाती है,
जमीन जो है वो इनके कंट्रोल में आ जाती है, जो कि कई समस्याओं का निदान करता है। 67 सीटों के वाले बहुमत के साथ आज कम से कम केजरीवाल को ये दिखाना बड़ा जरूरी था कि वो काम करना चाहते हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। केजरीवाल की जीत सिर्फ इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जिस तरीके से 8 महीने की सरकार में मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन काम जो है उनका जमीन तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि हो सकता है आने वाले समय में उनकी जो प्लानिंग है और उनकी जो पॉलिसीज है उसका आम आदमी को लाभ मिलना शुरू हो और आगे आंकलन करते हैं रविंद्र शेरौन। जी हाँ, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। महंगाई अभी कब जी हाँ, रविंद्र मेहमान हमारे मनोज कुमार मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे और फर्दर हम आगे आकलन करते हैं। जिस तरह से रविंद्र शेरौन हमारे संवाददाता जिक्र कर रहे थे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात, मनोज मिश्रा जी आपका क्या ख्याल है इस बारे में? किस तरह से केंद्र सरकार, क्या वाकई पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या ये व्यवहारिक है, क्या ये प्रैक्टिकल है कि एक ऐसा राज्य जो राज्य नहीं है, देश की राजधानी भी है, सिर्फ राज्य भर नहीं है, उसको कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या बीजेपी के लिए ये राजनीतिक तौर पर वायबल ऑप्शन है कि आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड है उसको फिलहाल पूरा कर दिया जाए? सवाल ही नहीं, आपने दोनों सवाल खुद सवाल उठाए हैं। पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों की जानकारी है उसमें सबसे पहले से, बल्कि 1967 में जब दिल्ली में महानगर परिषद बनी तब से ही दिल्ली को पूर्ण राज देना ऐसा जनसंघ, भाजपा और जनता पार्टी की सरकारों में हर बार आता रहा है ये मुद्दा। आपकी जानकारी में है कि 2003 में जब लोक संसद में एनडीए की सरकार थी तो एक दिल्ली विशेष बिल लाया गया था। उस बिल में भी पूर्ण राज्य नहीं था, उसमें भी कई लेकिन परंतु के बाद था। लेकिन उसमें यह था कि कुछ चीजें छोड़कर, जैसे वीआईपी इलाका, वीआईपी सिक्योरिटी, ये इन चीजों को छोड़कर एक राज्य पूरा जैसा मिलेगा। लेकिन वो बिल भी समाप्त हो गया, वो अभी उस पर फिर से रिवाइवल होगा नहीं होगा ये दूर की बात है। और मुझे लग रहा है ये तब संभव था जब भाजपा यहाँ जीतती। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये संभव है। दूसरी बात जो आपने कहा कि देश की राजधानी है और इसको कोई भी केंद्र की सरकार, सवाल ही नहीं है कि वो अपने अधिकार से उसको हटने देगी या जो उसके पास अधिकार हैं वो अधिकार छोड़ के और राज्य की सरकार को दे देगी। ये लंबी बहस भी है कि दुनिया में कोई ऐसी राजधानी नहीं है जहां एक समानांतर सरकार चलती हो। जी हाँ, आप जिक्र कर रहे थे बीजेपी की हार का। एक आखिरी सवाल ये भी लेना चाहूंगी क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले खबर आई है, बयान आया है किरण बेदी का कि जिस तरह के फतवे दिए गए हैं चुनाव में, कहीं ना कहीं उनकी हार के पीछे ये वजह है, उन्होंने जिम्मेदार बताया है। क्या दर्शाता है उनका ये बयान? जी ना, वो तो मैं शुरू से ही ये कहता हूँ, लिखता हूँ कि वो राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं और भाजपा ने पता नहीं क्यों फैसला किया। वो निश्चित रूप से एक योग्य अफसर रही हैं, वो राजनीतिक होने में उनको अभी काफी समय लगेगा। मुझे लग रहा है अब कल जैसे चुनाव के दिन ही, मतगणना के दिन ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कृष्णा नगर में 2 महीने तमाम गंदगी है और 2 महीने, इनको पता है कि 20 साल से वहाँ भाजपा के विधायक हैं, नगर निगम में भाजपा है जी। तो ये अपनी ही सरकार, अपनी व्यवस्था पर सवाल उठाना और कहीं ना कहीं मनोज जी ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि पता नहीं कितने लंबे समय तक वो बीजेपी से संबंधित रहेंगी या नहीं, ये भी इस तरफ इशारा कर रहा है। और आपने कहा कि साफ तौर पर जो है वो उनकी राजनीतिक जो अपरिपक्वता है उसको भी कहीं ना कहीं जाहिर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कुमार मिश्रा आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। एक छोटे से खबरों का संसार, भारतीय समाज के ऊपर टेलीविजन का असर बढ़ गया काफी। मीडिया पावरफुल है, गायब है सरोकार। 10-10, 12-12 चैनल बड़े बड़े घरानों ने खरीदे हैं। प्रिंट मीडिया की एक सीमाएं हैं। बाजार की मार, टेलीविजन सेलिब्रिटी का निर्माण। मीडिया कितना जिम्मेदार? सब चीज बॉटम लाइन पे आ गई है कि उस पर इतना खर्चा होगा, उससे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए मीडिया मंथन शनिवार दोपहर 12 बजे, शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे।
आम आदमी पार्टी को चंदे के मामले में आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। नोटिस में पार्टी से चंदा देने वाली कंपनियों की जानकारी समेत कई सवाल पूछे गए हैं, जिसका 16 फरवरी तक उसे जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी को भी 10 लाख के चंदे के मामले में आयकर विभाग का नोटिस मिला है। आम आदमी पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता की मांग की है। आयकर विभाग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी को ये नोटिस भेजा था। विभाग ने इसमें कंपनियों से मिले चंदे के मामले में पार्टी से सवाल किए हैं। आवाम नाम के एनजीओ ने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी पर हवाला के जरिए 2 करोड़ रुपए चंदा लेने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने किसी भी जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है, लेकिन राजनीतिक दलों को फंडिंग पर उसने पारदर्शिता की मांग भी की है। हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने हमारी 4 डोनेशंस के बारे में, जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी पिछले हफ्ते, उसके बारे में कुछ जानकारियां मांगी हैं। 16 तारीख तक हमें उनको जवाब देना है, तो वो हम 16 तारीख तक जवाब दे देंगे। कांग्रेस पार्टी को भी 10 लाख रुपए के चंदे के मामले में आयकर का नोटिस मिला है। कांग्रेस को चंदा भेजने वाली गोल्ड माइन कंपनी वही कंपनी है जिस पर आवाम ने काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया था। हमारे पास तो कवरिंग लेटर के साथ वो चेक आया, उनका कवरिंग लेटर है, उनका सारा एड्रेस है और चेक हमारे पास में आया। हम नोटिस का जवाब दे देंगे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित 50 विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। ये मामले चेक के जरिए मिले चंदे में टैक्स चोरी से जुड़े हुए हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि आयकर विभाग के नोटिस का इन राजनीतिक दलों को जवाब देना चाहिए। इस विषय को आवाम ने उठाया था, फिर भाजपा ने भी उठाया था। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पूछताछ कुछ की है तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी उसका जवाब जरूर देगी। अब ये आम आदमी पार्टी और इनकम टैक्स के बीच में तथ्यों के आधार पे जो भी है, मुझे लगता है वो स्पष्ट हो जाएगा। इस बीच मानहानि के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से 1 दिन की छूट दे दी है। पार्टी के 2 अन्य नेताओं योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया को भी इसी आधार पर 1 दिन की छूट दी गई। केजरीवाल ने गृह मंत्री से मुलाकात की दलील के आधार पर पेशी से छूट मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद अब पार्टी आलाकमान पर हमले तेज होने लगे हैं। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना जहां इसे नरेंद्र मोदी की हार बता रही है, वहीं दूसरी विरोधी पार्टियां भी इस हार को लेकर बीजेपी पर तंज कसने लगी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सुनामी में विरोधी दलों की रणनीति धराशायी हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ और वो 2013 में 32 सीट से 3 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी की इस हार के बाद पार्टी की रणनीति पर अब सवाल उठना लाजमी है। जितनी भी कमजोरियां सामने आ रही हैं, चाहे वो संगठन की है, चाहे वो किरण बेदी के मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने या नहीं है, जाहिर तौर के ऊपर इसके ऊपर बैठना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी इस हार के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया कि मोदी की आंधी पर केजरीवाल की सुनामी भारी पड़ गई। मुखपत्र के मुताबिक दिल्ली में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और अमित शाह का प्रबंधन कौशल दांव पर लगा था। अकाली दल भी इस हार की वजह नकारात्मक प्रचार मान रही है। नेगेटिव कैंपेन जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को पसंद नहीं आई। जेडीयू के नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस हार के लिए बीजेपी की नीतियों को वजह बताया है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने इस हार के बाद बीजेपी पर तीखे हमले किए। It's a clear indication against this attitude of the BJP and the Prime Minister. चुनाव का निर्णय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के खिलाफ एक राय दी गई है जनता की ओर से। बीजेपी ने दिल्ली में कुल 318 जनसभाएं की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और 120 सांसदों के साथ साथ दूसरे राज्यों से आए कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सब के बावजूद बीजेपी के खाते में महज 3 सीटें ही आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो दिल्ली में भले ही बीजेपी को निराशा हाथ लगी हो, लेकिन झारखंड से आज बीजेपी के लिए काफी राहत भरी खबर आई है। राज्य में विपक्षी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक यानी कि जेवीएमपी के 8 में से 6 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। जेवीएमपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। रांची से 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली के झारखंड भवन में बुधवार को जेवीएमपी के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने
फूल मालाओं के साथ इन विधायकों का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल हुए विधायकों में नवीन जायसवाल, अमर कुमार बाउरी, गणेश गुंजू, आलोक कुमार चौरसिया, रंजीत सिंह और जानकी यादव शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने में विश्वास करती है और जिनको जो आरोप लगाना हो लगाए। इन 6 विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर बीजेपी विधायकों के साथ बैठने देने की अनुमति की मांग की। सभी 6 विधायक जो झारखंड विकास मोर्चा से आज अलग होकर उनसे साथ में हम लोग आज विलय कर रहे हैं, तो इसमें झारखंड के हित के लिए और झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के विकास के लिए, उन्नति के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया। झारखंड विकास मोर्चा ने पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में इनमें से 4 विधायकों को पहले ही निकाल दिया था। जेवीएमपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी पर दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। जो बीजेपी शुचिता, नैतिकता, मूल्यों की राजनीति की बात करते थे, वो लगता है कि गुजरात के किनारे में क्या करते हैं, प्रवास पटन के पास समुद्र के शायद उसको प्रवाहित करके वो दिल्ली में आए हैं। झारखंड में दिसंबर में हुए चुनाव में 81 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 37 सीटें मिली थी। रघुवर दास की अगुवाई में पार्टी ने एसजेएसयू के 5 विधायकों के समर्थन से 28 दिसंबर को सरकार बनाई। अब 6 विधायकों के शामिल होने के बाद बीजेपी विधायकों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार का सियासी घमासान अब दिल्ली पहुंच गया है। अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ राजधानी दिल्ली में डेरा डाले नीतीश कुमार इस स्थिति के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने दल बल के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। उधर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कैंप का दावा यह है कि दिल्ली आए कई विधायक उनके साथ हैं। बिहार में राज्यपाल की ओर से फैसले में देरी से खफा जेडीयू नेता नीतीश कुमार कई विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा जमाए हैं। उन्होंने बिहार की राजनीति में नए सियासी भूचाल के लिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मेरी समझ से इसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी ये काम करवा रही है, निर्णय लेने में विलंब और फिर क्या आगे समय देंगे, तो इस तरह से आखिरकार माहौल को खराब करने के लिए समय दिया जा रहा है। तो आज बीजेपी के लोग मांझी जी को बरगलाने में सफल हो गए और इस खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार के दिल्ली आने पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि बहुमत को सदन के पटल पर ही साबित किया जाना चाहिए। जो बहुमत है वो सदन के पटल पर ही तय होता है। महामहिम राज्यपाल जी के पास ये मामला है। लोकतंत्र में मर्यादाओं को तोड़ने का अधिकार किसी पार्टी को नहीं है। उधर जीतन राम मांझी के समर्थक भी नीतीश कुमार के राष्ट्रपति से मिलने जाने पर सवाल उठा रहे हैं। मांझी समर्थकों का दावा है कि बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा, दिल्ली में नहीं। बहुमत हमारे पक्ष में है तो हम रहेंगे, हमारे पक्ष में नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। और जो विधायक वहाँ हैं उनमें से काफी से मैं स्वयं संपर्क में हूँ। वो भले वो वहाँ हो लेकिन हमसे भी वो संपर्क में है। तो अब तो ये सदन में ही स्पष्ट होगा कि कौन किसके तरफ रहता है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 10 सीटें खाली हैं। बहुमत साबित करने के लिए 117 विधायकों की जरूरत है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुनने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शरद यादव की तरफ से बुलाई गई बैठक को भी अवैध बताया है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे ही थे कि पटना हाईकोर्ट ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री को होता है। ऐसे में बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के विधायक दल की बैठक संवैधानिक तौर पर अवैध है। अध्यक्ष महोदय के उस फैसले पे आगे की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, जिसके द्वारा उन्होंने श्री नीतीश कुमार जी को सदन में जदयू विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की थी। कोर्ट ने कहा कि नीतीश को विधायक दल के नेता की मान्यता स्पीकर नहीं दे सकते। हालांकि स्पीकर उदय नारायण चौधरी अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही कार्य संचालन नियमावली से और संविधान के द्वारा चलती है और विधानसभा ने जो भी निर्णय लिया है वो पूर्ण रूप से सही है। जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री को हटाने की प्रक्रिया संविधान में स्पष्ट है। अगर विधायक लोग उसको हटाना चाहते हैं तो विधानसभा में इसका अविश्वास प्रस्ताव लाएं और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा
ध्वनिमत से या बहुमत से उसको जब हटाएंगे तभी वो मुख्यमंत्री पद से वो अलग हो सकता है, अन्यथा वो मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा। सोमवार को जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक में नीतीश को नेता चुना गया था। नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल के सामने भी 130 विधायकों की परेड करवा चुके हैं। क्योंकि संविधान में विधायक दल का नेता चुनने का रास्ता तो बहुत आसान है, लेकिन उसको हटाने का रास्ता विधानसभा के माध्यम से ही निकलता है। ऐसे में फिलहाल बिहार के राजनीतिक संकट का तब तक कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है जब तक कि विधानसभा का सत्र ना बुलाया जाए। कैमरामैन मलय रंजन के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।